हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां बाइटियान ने अपनी हेमली रेवोल्यूशन को पूरा करते हुए नेक्स्ट रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद बाइटियान वहां पे नीचे आते हुए उस स्वॉर्ड मास्टर से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मास्टर भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था और ऊपर से बाइटियान की उस कोड चक्र को देखकर अब उसे भी वहाँ पे यकीन होने लगा था कि हो ना हो वो हेमली रेवोल्यूशन यहाँ पे जरूर इसी बच्चे की वजह से ही हुई होगी। जबकि हम देखते हैं कि जुकी तो वहाँ पे बाइटियान को नीचे आते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। वो जल्दी से भागकर बाइटियान के पास जाकर उसे वहाँ पे कांग्रेट्स कहने लगी थी, लेकिन बाइटियान उसे वहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता और वो उसे चुपचाप वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी वो स्वॉर्ड मास्टर पीछे से आवाज देकर बाइटियान को रोकते हुए उससे कहता है, बच्चे क्या तुम अपनी ये स्वॉर्ड मुझे बेचोगे। असल में स्वॉर्ड मास्टर को बाइटियान की वो स्वॉर्ड को ज्यादा ही पसंद आ गई थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर वहाँ पे खरीदना चाहता था। लेकिन बाइटियान ने तो वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड बेचने से साफ साफ मना ही कर दिया था। जो देखकर वो स्वॉर्ड मास्टर भी जल्दी से अपने पास से 3 हाई ग्रेड पिल्स को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे बाइटियान को दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी वो स्वॉर्ड मुझे दे दो तो उसके बदले में मैं तुम्हें 3 हाई ग्रेड की पिल्स देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियान को तो वहाँ पे उन पिल्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पास उससे भी ज्यादा पावरफुल पिल्स मौजूद थी। इसलिए बाइटियान स्वॉर्ड मास्टर की इस रिक्वेस्ट को भी ठुकरा देता है। जो देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे बाइटियान से कहता है, मैं स्टारफाइल एम्पायर का मार्शल किंग हूँ और अगर तुम अपनी ये कमाल की स्वॉर्ड मुझे बेच देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास टॉयज ला कर दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं मार्शल किंग का नाम सुनकर हम देखते हैं कि जुकी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए उससे कहती है, क्या तुम वही फेमस मार्शल किंग दाव हो। जुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब बाइटियान को भी धीरे धीरे वहाँ पे उस स्वॉर्ड मास्टर में इंटरेस्ट आने लगा था। वो जुकी से वहाँ पे उस मार्शल किंग के बारे में सवाल करते हुए पूछता है, क्या आखिर तुम इस मार्शल किंग दाव के बारे में कैसे जानती हो। बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुकी बाइटियान को वहाँ पे उस मार्शल किंग के बारे में बताते हुए कहती है कि ये स्टारफॉल एम्पायर की इकलौता ऐसा कल्टीवेटर है जिसने सबसे पहले डाउ रियलम को अचीव किया था। इस वजह से ये पूरे स्टारफॉल एम्पायर में मशहूर है। लेकिन जुकी की ये बात सुनकर बाइटियान का सारा इंटरेस्ट तो वहाँ पे एक ही झटके में चला गया था। लेकिन तभी बाइटियान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर से कहता है, तो तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। अगर तुमने मुझे इस फाइट में हरा दिया तो मैं अपनी ये स्वॉर्ड फ्री में ही तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इस फाइट में मुझसे हार जाते हो तो तुम्हें अगले 3 सालों तक मेरी सू फैमिली की रक्षा करनी होगी। बाइटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डाउ भी वहाँ पे इस डील के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आमने सामने आ चुके थे और डाउ यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। लेकिन बेचारा डाउ वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि बाइटियान ने सिर्फ वहाँ पे अपने ओरा प्रेशर से ही उसे उड़ाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ बाइटियान ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से मल्टीपल स्पेशल स्वॉर्ड्स को क्रिएट करते हुए मार्शल किंग डाउ के ऊपर अटैक कर दिया था। जिससे मार्शल किंग डाउ वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बाइटियान का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके ओरा प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि बेचारा डाउ वहाँ पे उड़ता हुआ एक बार फिर से पीछे चला गया था। जिसके बाद डाउ वहाँ पे गुस्से से डिफेंस से अटैकिंग मोड में आ जाता है और वो लगातार वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए बाइटियान के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन उसका कोई भी हमला वहाँ पे बाइटियान को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि बाइटियान वहाँ पे उसके हर एक हमले को रोकते हुए उल्टा वहाँ पे बार बार उसे ही उठाकर पीछे फेंके जा रहा था। जो देखकर अब वहाँ पे मार्शल किंग डाउ को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसने वहाँ पे बाइटियान का मुकाबला करने के लिए अपनी लीजेंडरी स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया था। जिसके बाद हमें बाइटियान और मार्शल किंग डाउ के दरमियान बहुत ही खतरनाक लेवल की स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलती है। पर बाइटियान तो यहाँ पे स्वॉर्ड फाइट में भी मार्शल किंग डाउ के ऊपर भारी पड़ रहा था। जो देखकर अब बेचारे मार्शल किंग डाउ को वहाँ पे अपने फैसले के ऊपर पछतावा हो रहा था कि उसने बाइटियान की इस डील को क्यों माना था। पर अभी बेचारा मार्शल किंग डाउ वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाइटियान ने दोबारा वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी लीजेंडरी स्वॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि पूरे स्टारफॉल एम्पायर में मशहूर थी। और आज तक इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मार्शल किंग डाउ ने काफी सारी फाइट्स को जीता था। पर आज एक बच्चे ने उसकी इस लेजेंडरी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर तो बेचारे मार्शल किंग डाउ को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मार्शल किंग डाउ ने अभी तक भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। जो देखकर बाइटियान ने भी अब वहाँ पे उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करते हुए अपनी किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को वहाँ पे समन कर लिया था। और देखते ही देखते बाइटियान ने अपनी किलिंग स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे मार्शल किंग डाउ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देखकर मार्शल किंग डाउ ने भी अपनी बच्ची को चाहिए सारी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था। लेकिन वो बैरियर भी उसे वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बचा पाता और एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ बेचारा मार्शल किंग डाउ वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरा था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि अब उसकी हालत भी वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर वो वहाँ पे कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाइटियान ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड वहाँ पे उसके गले के ऊपर रख दी थी। और वो वहाँ पे स्माइल करते हुए गोल्ड टून में उससे कहता है, तो चलो अब तैयार हो जाओ मेरी सू फैमिली की रक्षा करने के लिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ये सब तुमसे फ्री में नहीं करवाने वाला। अगर तुम मेरी फैमिली की रक्षा करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम पिछले काफी सालों से मार्शल किंग
किंग रियल में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम हर बार उसमें नाकाम हो जाते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे मार्शल किंग दाओ की आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह गई थी। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस बच्चे को कैसे पता चल गया कि मैं मार्शल किंग रियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। वहीं मार्शल किंग दाओ को वहाँ पे ये सब सोचते हुए देखकर बाइटियन उससे कहता है, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम अगले 3 सालों तक मेरी सू फैमिली की रक्षा करते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मार्शल किंग रियल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करूंगा। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ुकी तो वहाँ पे उसे और भी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रही थी, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे मार्शल किंग दाओ से ये भी कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो, जल्दी से मास्टर बाइटियन की बात को मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मास्टर बाइटियन अब तक काफी सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, और अगर तुम मास्टर बाइटियन की बात मान लेते हो तो मुझे पूरे यकीन है कि वो तुम्हारी लाइफ को भी चेंज कर देंगे। अब ज़ुकी की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि मार्शल किंग दाओ भी वहाँ पे इसके लिए मान गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें लैन होवुफू एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज बाइटियन के पिता अपनी बेटी किंगलिंग से मिलने के लिए आए हुए थे, और किंगलिंग के साथ वहाँ पे जिनडोंग भी मौजूद था। असल में बाइटियन के जाने के बाद वो दोनों और भी एक दूसरे के क्लोज आ गए थे, और जिनडोंग यहाँ पे बाइटियन के पिता से भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिलता है। और जिनडोंग के इस बिहेवियर को देखकर मास्टर सू को भी वहाँ पे कहीं न कहीं शक हो गया था कि जिनडोंग ही उनका फ्यूचर दामाद बनने वाला है। खैर उसके बाद जिनडोंग मास्टर सू को वहाँ पे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन एकेडमी के बाहर खड़ा एक गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। और इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और मास्टर भी आ गया था, जो कि मास्टर सू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब तुम्हारी जैसी एक मामूली सी फैमिली के मास्टर्स भी यहाँ पे आने लगे हैं। तुम तो उसी बेकार सी सू फैमिली के मास्टर हो ना, जिसे आज से कुछ समय पहले हन फैमिली एक कचरे की तरह साफ कर देना चाहती थी। जबकि हम देखते हैं कि उस मास्टर की सारी बातें सुनकर जिनडोंग और किंगलिंग को भी वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो दोनों वहाँ पे कुछ कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि फूजन ने पीछे से ही आते हुए उस मास्टर के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ फूजन वहाँ पे उस मास्टर को धमकी देते हुए कहती है कि अपनी औकात में रहो। वहीं फूजन को इस तरह से बीच में आते हुए देखकर किंगलिंग तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उस मास्टर का बड़ा भाई भी वहाँ पे अपने भाई का बदला लेने के लिए फूजन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फूजन ने उसे भी वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उठाकर पीछे फेंक दिया था। और इसी बीच बाइटियन के एक और दुश्मन भी वहाँ पे आ जाता है, जो कि मास्टर सू को वहाँ पे नीचे दिखाना चाहता था, पर उसके अपनी दोनों मास्टर्स की वहाँ पे बेइज्जती हो चुकी थी। आपको याद ही होगा कि बाइटियन ने आज से कुछ अर्सा पहले इस पर्सन के भाई को मारा था। ये पर्सन जिसका नाम लीगो था, वो अपने भाई की मौत का बदला वहाँ पे मास्टर सू से लेना चाहता था, पर फूजन ने यहाँ पे बीच में आते हुए उसका सारा प्लान ही चौपट कर दिया था। हालांकि लीगो वहाँ पे फूजन के ऊपर भी अटैक करना चाहता था, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस लिंग बाओ की एंट्री होती है, जो कि बाइटियन की ही दोस्त थी, और उसी के साथ उसने बाइटियन से वादा भी किया था कि वो हमेशा उसकी सू फैमिली की रक्षा करेगी। और मिस लिंग बाओ को वहाँ पे आते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे एक एक करके मिस लिंग बाओ को ग्रीट करने लगे थे, क्योंकि वो इस सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस चलाती थी, इसलिए सिटी के सभी बड़े बड़े मास्टर उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। और जैसे ही मास्टर चू भी वहाँ पे उसे ग्रीट करने वाले होते हैं, तो हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें वहाँ पे ऐसा करने से मना कर दिया था। और उसी के साथ मिस लिंग बाओ वहाँ पे ली गाओ की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तो तुम यहाँ पे क्या कह रहे थे? इस पे ली गाओ जल्दी से उन्हें दोबारा वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, हम तो बस यहाँ पे आपस में जान पहचान बना रहे थे। ली गाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ भी उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जो देखकर ली गाओ भी जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को लेकर निकल गया था। लेकिन उसके बदले की आग अभी तक भी वहाँ पे शांत नहीं हुई थी। खैर उन सभी के जाने के बाद मास्टर सू वहाँ पे फूजन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए, जिसपे फूजन उन्हें मना करते हुए कहती है कि नहीं आपको यहाँ पे मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका बेटा बाइटियन कहाँ है? उसे देखे हुए तो काफी दिन गुजर गए। फूजन की ये बात सुनकर किंगलिंग उससे कहती है कि यही सवाल तो मैं तुमसे ही पूछने वाली थी, मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि मैंने भी उसे पिछले काफी दिनों से नहीं देखा। किंगलिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फूजन वहाँ पे उनसे कहती है कि शायद बाइटियन अपनी ट्रेनिंग के लिए गया होगा, पर मुझे उम्मीद है कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मेरे ख्याल से अभी के लिए हमें अंदर चलना चाहिए। और ये कहकर वो सभी वहाँ से आगे बढ़ गए थे, जबकि बाइटियन के दुश्मन अभी भी वहाँ पे उनसे बदला लेने का ही प्लान बना रहे थे। और आज ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना कर आए हुए थे। अब वो खतरनाक प्लान क्या था उसके बारे में अभी हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी सभी फैमिलीज भी एक एक करके आने लगती हैं, और मिस ग्रीन भी वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आ चुकी थी, जहाँ लाइट ग्रीन के ग्रैंडफादर सीधे जाकर बाइटियन के पिता से ही मिलते हैं, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किन फैमिली सू फैमिली की इतनी अच्छी दोस्त कब से बन गई। इवन हम देखते हैं कि मास्टर किन ने तो अपने बेटे से मास्टर सू के लिए वहाँ पे किसी अच्छी सी जगह का इंतजाम करने का भी बोल दिया था। हालांकि मास्टर सू उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मास्टर किन वहाँ पे उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। और आज मास्टर सू को वहाँ पे अपने बेटे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि आज सिर्फ बाइटियन की वजह से ही हर कोई मास्टर सू की इतनी ज्यादा इज्जत कर रहा था। सभी लोग उनकी फैमिली के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा करना चाहते थे, ताकि वो सभी लोग बाइटियन की नजरों में अच्छा बन सके। और भला एक पिता के लिए इससे ज्यादा प्राउड की बात क्या होगी कि एक बाप को उसके बेटे की वजह से इतनी ज्यादा इज्जत मिल रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस लिंग बाओ के सेट के मास्टर भी वहाँ पे आ चुके थे,
थी, जिन्हें देखकर तो बड़े से बड़ा मास्टर भी उन्हें वहाँ पे क्रिएट करने लगा था, जिसका मतलब था कि सिटी में उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा हाई थी। और सभी के आ जाने के बाद बाइटियन भी वहाँ पे मार्शल किंग दाओ और जुकी के साथ बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेता है, जहाँ पे सभी फैमिलीज की नजर बाइटियन के ऊपर ही ठहरी हुई थी। असल में यहाँ पे सभी फैमिलीज के बीच में डिबेट होने वाली थी, जिसे लीड करने वाली थी मिस लिंगबाओ की मास्टर। और इसी फैमिली डिबेट में ये डिसाइड किया जाने वाला था कि कौन सी फैमिली की कौन सी रैंक होगी। और सबसे पहली फैमिली डिबेट के लिए हान फैमिली और सू फैमिली आगे आती है। असल में फैमिली डिबेट एक तरह का कंपटीशन था, जिसमें दोनों फैमिलीज एक दूसरे के साथ मुकाबला करती थी, और जो भी फैमिली ये डिबेट जीत जाती थी उसका रैंक दूसरी फैमिली से बढ़ जाता था। पहले राउंड के लिए सू फैमिली में से सबसे पहले किंग लिंग ही आगे आती है, जो देखकर हन फैमिली के नए मास्टर जो के लिए गाओ था, उसने भी वहाँ पे किंग लिंग का मुकाबला करने के लिए अपनी हन फैमिली के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को आगे भेज दिया था, जिसका नाम मी याओ था। मी याओ को देखकर किंग लिंग ने भी वहाँ पे अपने स्पिरिट बर्ड को बाहर निकाल लिया था, जो कि आज से कुछ दिन पहले उसने मास्टर लिंग यून से हासिल किया था। जो देखकर मी याओ ने भी गुस्से से वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पे मी याओ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक भला ये मामूली से दिखने वाली लड़की उसका क्या ही बेकार लेगी। और यही सोचकर मी याओ ने अचानक ही वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए किंग लिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि किंग लिंग की स्पिरिट बर्ड ने वहाँ पे उसके अटैक के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ उसने मी याओ के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इस एक अटैक में ही बेचारे मी याओ का खेल वहाँ पे खत्म हो चुका था। लेकिन वो स्पिरिट बर्ड तो वहाँ पे भी नहीं रुकता, और उसने वहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए मी याओ को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। जो देखकर बेचारे मी याओ ने जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे अपनी हार मान ली थी। जो देखकर तो वहाँ पे ली गाओ के साथ साथ किसी को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मामूली सी दिखने वाली लड़की ने यहाँ पे मी याओ को हरा दिया, जो कि हन फैमिली के सबसे पावरफुल डिसेबल्स में से एक था। इसलिए ली गाओ वहाँ पे सू फैमिली के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि इस लड़की ने इस फाइट में चीटिंग की है, जिसपे बाइटियन कोल्ड टोन में उससे कहता है कि मेरी बहन किंग लिंग ने यहाँ पे कोई भी चीटिंग नहीं की, और तुम जिस बर्ड की बात कर रहे हो वो उसका स्पिरिट पेट है, और फैमिली डिबेट रूल्स के मुताबिक हम फाइट के अंदर अपने स्पिरिट पेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली गाओ वहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हारी सू फैमिली के पास इस बात का क्या सबूत है कि ये खतरनाक बर्ड बीस्ट है, तुम्हारी बहन का स्पिरिट पेट है। लेकिन अभी ली गाओ वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लेनोवो एकेडमी के एम्परर की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए ली गाओ से कहती है कि मैं हूँ इस बात का सबूत, और मुझे उम्मीद है इसके बाद तुम्हें और किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोगों की आंखें बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि आज तक लेनोवो एकेडमी ने किसी भी स्पेसिफिक क्लैन का साथ नहीं दिया था। आज वो हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे, इसलिए सभी को ये जानकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरानगी हो रही थी। जबकि एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगबाओ की मास्टर ने वहाँ पे एम्परर की बात मानते हुए किंग लिंग को ही वहाँ पे पहली फाइट का विनर घोषित कर दिया था। जो सुनकर तो किंग लिंग के साथ साथ एम्परर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी, और उसके बाद वो वहाँ पे अपने एल्डर के साथ जाकर सू फैमिली के साथ ही बैठ गई थी। और ये था सू फैमिली के दुश्मनों के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड राउंड के लिए बाइटियन आगे जाने का डिसाइड करता है, जो देखकर मास्टर सू को वहाँ पे अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। लेकिन बाइटियन उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप देखिएगा कैसे मैं भी इस राउंड को भी जीत कर आता हूँ। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी सोट को लेकर सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गया था। जो देखकर ली गाओ ने भी अपनी फैमिली के एक एल्डर को बाइटियन का मुकाबला करने के लिए आगे भेज दिया था। वो एल्डर जिसका नाम लू था, वो वहाँ पे बाइटियन के साथ फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और वो ली गाओ को तसल्ली देते हुए कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपने सिर्फ 3 ही हमलों में इस लड़के को हरा दूंगा, और ये सू फैमिली की बेइज्जती करने के लिए काफी होगा। और ये कहकर एल्डर लू वहाँ पे अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए बहुत ही कूल तरीके से बैटल अरीना के अंदर एंट्री लेता है, जहाँ उसके खतरनाक ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि पूरा बैटल अरीना ही वहाँ पे हिल गया था। और एल्डर लू की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर तो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे अब तो इस लड़के का हारना तय है, क्योंकि एल्डर लू हान फैमिली के सबसे पावरफुल एल्डर्स में से एक है। और उसी के साथ उसके बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि एल्डर लू ने बैटल अरीना के अंदर आते ही वहाँ पे अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एल्डर लू की पास को बढ़ाते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। जो देखकर मिस लिंगबाओ की मास्टर ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन दोनों की फाइट को ऑफिशियली वहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। जहाँ फाइट स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एल्डर लू ने वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली बाइटियन के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए थे, लेकिन बाइटियन वहाँ पे बहुत ही इजीली मूव करता हुआ उसके सभी हमलों को डॉज करता जा रहा था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियन भी वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉर्ट फॉर्मेशन बनाने लगा था, जो देखकर एल्डर लू भी वहाँ पे समझ चुका था कि बाइटियन का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसलिए हम देखते हैं कि एल्डर लू ने भी वहाँ पे अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक गोल्डन स्पिरिट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था। और जब बाइटियन वहाँ पे अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन की मदद से एल्डर लू के ऊपर अटैक करता है, तो एल्डर लू ने भी वहाँ पे उसके हमले का मुकाबला करने के लिए अपने स्पिरिट ड्रैगन को आगे भेज दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियन की उस पावरफुल स्वॉर्ड ने वहाँ पे एल्डर लू के स्पिरिट ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए जाकर वहाँ पे एल्डर लू के ऊपर
ऊपर भी अटैक कर दिया था। हालांकि एल्डर लू बाइटियन की हमले को रोकने की अपनी कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि एल्डर लू वहाँ पे उड़ता हुआ काफी पीछे जा गिरा था, जिसके साथ ही उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर उसी के साथ साथ वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए खुद से ये भी कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, भला मैं यहाँ पे इस जैसे एक छोटे से बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। लेकिन बेचारा एल्डर लू वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर वहीं पे गिर गया था। और ये था हन फैमिली के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। और बाइटियन वहाँ पे उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, लीगाओ मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पे कुछ और फैमिलीज भी तुम्हारी हन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आई हुई है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी हन फैमिली के साथ साथ उन बाकी सभी फैमिलीज को भी खुला चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों में दम है तो सभी लोग एक साथ मिलकर आकर मेरे साथ फाइट करो। अब ये सुनकर तो हम देखते हैं कि लीगाओ के साथ साथ बाकी सभी मास्टर्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और वो सभी मास्टर्स मिलकर आपस में वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो इस एरोगेंट लड़के का घमंड तोड़ के रहेंगे। हालांकि मिस लिंगबाओ की मास्टर तो उन्हें वहाँ पे रोकना चाहती थी, लेकिन बाइटियन के कहने पर उन्होंने भी वहाँ पे इस बात की इजाजत दे दी थी। लेकिन ये देखकर बाइटियन के फादर को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी और वो तो वहाँ पे बाइटियन को रोकना भी चाहते थे, लेकिन जुकी उन्हें वहाँ पे समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं अभी तक आपने मास्टर बाइटियन की ट्रू पावर को नहीं देखा। अगर आपने मास्टर बाइटियन की ट्रू पावर को देखा होता तो आप यहाँ पे कभी भी उन्हें लेकर परेशान नहीं होते। जुकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर सू को भी वहाँ पे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर भी एक फादर होने के नाते उन्हें अभी तक भी अपने बेटे की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर तीनों फैमिली के लीडर्स वहाँ पे अपने अपने लोगों को लेकर बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे और आते साथ ही वो सभी वहाँ पे किसी सीक्रेट फॉर्मेशन को भी परफॉर्म करने लगे थे। और देखते ही देखते बाकी सभी कल्टिवेटर्स ने वहाँ पे अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को भी बाहर निकाल लिया था। हालांकि बाइटियन यहाँ पे अकेला उन सभी के साथ फाइट करने वाला था, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो सभी लोग वहाँ पे बाइटियन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सभी लोग शुरुआत से ही बाइटियन के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक करने का डिसाइड करते हैं। और सबसे आखिर में हम देखते हैं कि लीगाओ ने भी वहाँ पे बाइटियन के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को बाहर निकाल लिया था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन सभी ने मिलकर वहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक्स की मदद से वहाँ पे बाइटियन के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले कर दिए थे। जबकि अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक्स को देखकर भी बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराता, वो तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो सभी अटैक्स वहाँ पे बाइटियन के पास आते हैं तो बाइटियन बस वहाँ पे एक हल्की सी चुटकी बजाता है और बाइटियन की चुटकी बजाते ही वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है कि हम देखते हैं कि उन सभी मास्टर्स के सो कॉल्ड पावरफुल अटैक्स वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।